करते हैं 11 अप्रैल के करंट अफेयर को, लेकिन उस पर चलने से पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। सबसे पहला, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ये काफी एग्जाम्स में पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा और आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वर्ल्ड की सबसे गहरी झील कौन? सेकंड, हड़प नीति के तहत हड़पा गया भारत का पहला राज्य कौन सा था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यवगत का सिद्धांत भी बोलते हैं, हड़प नीति भी बोलते हैं इसे, लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था। इसके तहत हड़पा गया पहला राज्य कौन, बताइएगा। और बल का मात्रक क्या होता है? मिड वीडियो में और भी क्वेश्चंस ऐड हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। शुरू करें 11 अप्रैल के करंट अफेयर में। सबसे पहला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो देखिए, पीटर हिग्स हाल ही में 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इन्हें 2013 में फिजिक्स के नोबेल से सम्मानित किया गया था। इन्होंने हिग्स बोसोन की खोज की थी, या फिर यूं कहें कि गॉड पार्टिकल की खोज की थी। बिग बैंग विस्फोट के बाद जो पार्टिकल्स हैं, जो पदार्थ है, वो कैसे निर्मित हुए, ये बताया था पीटर हिग्स ने। इसी खोज के लिए इन्हें फिजिक्स का नोबेल दिया गया था 2013 में। ठीक है, 94 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हो गया। 2013 में इन्हें फिजिक्स का नोबेल संयुक्त रूप से फ्रांकोइस एंगलर्ट के साथ दिया गया था। इनकी बात करें तो ये बेल्जियम के वैज्ञानिक हैं। तो फ्रांकोइस और पीटर हिग्स, इन्हें संयुक्त रूप से 2013 में फिजिक्स के नोबेल से सम्मानित किया गया था। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने गॉड पार्टिकल का सिद्धांत दिया था, जिससे यह समझने में मदद मिली कि बिग बैंग विस्फोट के बाद पदार्थ कैसे निर्मित हुए हैं। इसकी खोज 4 जुलाई 2012 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा के पास यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर पर प्रयोग के दौरान की गई थी गॉड पार्टिकल की खोज। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इस क्रम में आपसे अगर वो डायरेक्ट पीटर हिग्स के बारे में नहीं पूछता, तो आपसे लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के बारे में पूछ सकता है। ये काफी सुर्खियों में था जब 2012 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके दौरान गॉड पार्टिकल की खोज की थी पीटर हिग्स ने। ओके, अब 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। आगे बढ़ने से पहले देखिए, आप सभी के लिए जीएस का कंप्लीट ई बुक कलेक्शन अवेलेबल है। जीएस के जितने भी टॉपिक है, सेंट्रल की किसी एग्जाम्स के लिए या स्टेट की कोई भी एग्जाम होती है, ऑल पैन इंडिया एग्जाम में जीएस के क्वेश्चन आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। सारे सब्जेक्ट आपके इस सिंगल ई बुक कलेक्शन में कवर हो जाएंगे। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, रूट एप्लीकेशन पर आपके लिए अवेलेबल है। तो प्ले स्टोर से आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ईद की सेल भी चल रही है आपकी, आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। वहां पर भी आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा ई बुक कलेक्शन पर भी। और इसके अलावा करंट अफेयर की जो हमारी ईयरली शंखनाद ई बुक है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है ऑर्डर के लिए। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पर आप डाउट पूछ सकते हैं। आपके जो भी क्वेरीज है आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया है, वहां पर कॉल कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, नेशनल सेफ मदरहुड डे की अगर हम बात करते हैं, तो जो माताएं हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, अपनी देखभाल के प्रति या देखभाल के महत्व के प्रति जागरूकता लाने के लिए और सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के लिए हर साल नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को, नेशनल सेफ मदरहुड डे। ठीक है ना, 11 अप्रैल। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया के द्वारा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली 2003 से मदरहुड डे मनाए जाने की घोषणा की थी। ठीक है, नेशनल सेफ मदरहुड डे 2003 में ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट ने घोषणा की थी कि अब 11 अप्रैल को मनाया जाएगा नेशनल सेफ मदरहुड डे, जो कि महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की जयंती का भी दिन है। इसी दिन नेशनल सेफ मदरहुड डे हर साल 11 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। कंफर्म। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की है। हेपेटाइटिस रोग किसके कारण होता है? तो देखिए, हेपेटाइटिस की बात करें ना तो यह फैलता है वायरस के कारण। वायरल इन्फेक्शन भी है, वायरस के कारण फैलता है और इससे बॉडी का जो ऑर्गन इफेक्ट करता है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है और यह है लीवर। याद रखिएगा, लीवर प्रभावित होता है हेपेटाइटिस डिसीज के कारण। 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, है ना। सबसे ज्यादा बी और सी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो लीवर ऑर्गन इफेक्ट करता है मानव बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, और फैलता किसके कारण है? वायरस के कारण, ठीक है। अब यहां पर देखिए, WHO ये हेल्थ के लिए काम करने वाला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप सभी को पता है। इसने वर्ल्ड हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 को जारी किया। अब इस रिपोर्ट में कुछ की पॉइंट्स बताए गए हैं, वो हम थोड़े देख लेते हैं। तो इस रिपोर्ट में 187 देशों के डेटा को कलेक्ट किया गया है, कंपाइल किया गया है, और उसके आधार पर इन्होंने बताया है कि हेपेटाइटिस बीमारी वर्ल्ड में डिसीज के कारण जितनी भी मौतें होती है, जितनी भी डेथ होती है, उसमें दूसरा सबसे बड़ा कारण हेपेटाइटिस है। वर्तमान में हर दिन 6000 लोग हेपेटाइटिस डिसीज से संक्रमित हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, हर रोज 6000। इसके अलावा हर रोज 3500 लोग और एक साल में 13 लाख लोगों की डेथ होती है हेपेटाइटिस के कारण। इसमें 83% मौतें, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, हेपेटाइटिस बी के कारण, और 17% हेपेटाइटिस सी। ओके, ये दो ही हेपेटाइटिस सबसे खतरनाक है जो कि डेथ के लिए जिम्मेदार। तो ये कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया गया, कुछ चीजों को बोल सकते हैं कि हाईलाइट किया गया है WHO ने अपनी इस रिपोर्ट में, ठीक है ना। इसके अलावा 2022 में ऑलमोस्ट 25.5 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी और 5 करोड़ लोग हेपेटाइटिस सी के साथ जी रहे थे 2022 में। ये डेटा है WHO का, वर्ल्ड हेपेटाइटिस रिपोर्ट है 2024 की, WHO ने हाल ही में जारी की। हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित डिसीज है और वायरस के कारण फैलती है। अगला क्वेश्चन, इसरो के किस मिशन की टीम को 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन दिया गया? तो यहां पर सबसे पहले तो ये समझिए, नाम बड़ा है। ये जो अवार्ड है नासा के द्वारा दिया जाता है, स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में नासा के द्वारा हर साल इस अवार्ड को दिया जाता है। किसी भी मिशन को दिया जा सकता है या किसी अंतरिक्ष एजेंसी को दिया जा सकता है। तो 2024 में जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड ये दिया गया भारत के इसरो के चंद्रयान 3 को, है ना। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला यान था और भारत ऐसा पहला देश बना जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। तो इसलिए चंद्रयान 3 मिशन की टीम को स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया, ठीक है। लैंडर हमारा विक्रम था चंद्रयान 3 का, और रोवर का नाम था प्रज्ञान। अब इन दोनों के साथ हमने 23 अगस्त को 2023 में सॉफ्ट लैंडिंग की थी चंद्रमा पर, शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, और दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना था। निम्नलिखित में से किस माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? तो गणगौर त्योहार की बात करें, गणगौर फेस्टिवल की बात करें, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र जिसे निमाड़ कहा जाता है, इस क्षेत्र में गणगौर त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। यह सेलिब्रेट किया जाता है चैत्र माह में। हिंदू नववर्ष का पहला मंथ है चैत्र माह। इसके 8वें दिन मतलब नवरात्रि के बाद तीसरा दिन, चैत्र मास की नवरात्रि अभी परसों शुरू हुई आई थिंक, और परसों से आज गणगौर सेलिब्रेट किया जाएगा, आज तीसरा दिन है ना। तो गणगौर त्योहार चैत्र माह में मनाया जाता है। किससे संबंधित है? तो शिव पार्वती से संबंधित है। शिव पार्वती की पूजा की जाती है हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार। शुक्ल पक्ष की तीज को मनाया जाता है, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तीज को, राजस्थान और मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में। और शिव पार्वती
ठीक है। गणगौर मतलब गण मतलब यहाँ पर शिव जी की बात की गई है और गौर मतलब गौरी पार्वती की बात की गई है, तो इनकी पूजा की जाती है। आगे आ जाएं। किस कंपनी ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मतलब फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसे नाम दिया गया है TSAT-1A लॉन्च किया? तो भारत का पहला प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है टाटा ने, और इसे नाम दिया गया है TSAT-1A। ठीक है ना। यह है सैटेलाइट हमारे पास। टाटा सन्स की एक पेरेंट कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। इसने सैटेलाइट के सहयोग से या सैटलॉजिक के सहयोग से भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसे TSAT-1A नाम दिया गया, इसे हाल ही में लॉन्च किया। हालांकि टाटा के द्वारा इस सैटेलाइट को इंडिया से लॉन्च नहीं किया गया, बल्कि इसकी लॉन्चिंग फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा की गई है केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से, यूएसए का स्पेस सेंटर, यहां से लॉन्च किया गया है। अर्थ का ऑब्जर्वेशन करना, अर्थ के इर्द गिर्द जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उनको ऑब्जर्व करना, इस सैटेलाइट को लॉन्च किए जाने का मुख्य उद्देश्य। नाम दिया गया है TSAT-1A। किसने लॉन्च किया पहला प्राइवेट सैटेलाइट? तो ये लॉन्च किया है टाटा ने। ठीक है। चर्चा मेरा प्रोजेक्ट सीबर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट सीबर्ड की बात करें तो भारत का जो पश्चिमी तटीय एरिया है वहां पर ग्रीनफील्ड नेवल बेस का प्रोजेक्ट है, मतलब नेवल बेस बनाए जाने का एक प्रोजेक्ट है जिसे नाम दिया गया है सी बर्ड। आंसर हो जाएगा आंसर ए, सी बर्ड, जो कि इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है। किससे संबंधित है? तो भारत के पश्चिमी तट पर नेवी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाना इसका मुख्य उद्देश्य था। सी बर्ड के नाम से 2005 में यह सबसे पहली बार प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि भारतीय नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख है एडमिरल आर हरि कुमार, इन्होंने प्रोजेक्ट सी बर्ड चरण सेकेंड ए के हिस्से के रूप में कर्नाटक के कारवार, मतलब पश्चिमी तटीय क्षेत्र, अगर हम ऐसे देखते हैं तो हमको इस जगह पर कर्नाटक के पश्चिमी तट पर यह देखने को मिलेगा, कारवार क्षेत्र। यहां पर जो भारत का नेवल बेस है वहां पर नेवल पियर और इसके अलावा एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया है। किसके द्वारा? नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार के द्वारा। तो इसीलिए सी बर्ड प्रोजेक्ट एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। क्या है? अभी मैंने आपको बताया, जो पश्चिम तटीय क्षेत्र है भारत का वहां पर नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है सी बर्ड। ठीक है। तमिलनाडु के कर्नाटक के कारवार में नौसैनिक अड्डे का निर्माण किया जाना, नौसेना के जो जहाज हैं, इंडियन नेवी के जितने भी शिप हैं, वो एक जगह पर उनको पार्क करने के लिए एक बेस निर्मित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। सी बर्ड प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य था। सबसे पहली बार 2005 में शुरू किया गया। तब कर्नाटक के पश्चिमी तट पर 10 जहाजों के लिए नेवल बेस बनाया गया था, और फिर 2011 में जब इसका दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसे सी बर्ड सेकेंड ए के नाम से जाना जाता है, इसके तहत 32 जहाजों और पनडुब्बियों के लिए एक अलग से यार्ड का निर्माण किया गया था, अलग से बेस का निर्माण किया गया। और अब इसी क्रम में एक जो बोल सकते कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का भी यहां पर निर्माण किया गया और इसका इनॉग्रेशन किया गया। हमारा क्वेश्चन सीधा सी बर्ड प्रोजेक्ट से है, तो आपको यही समझना है कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर कर्नाटक के कारवार में नौसेना बेस के निर्माण से संबंधित है प्रोजेक्ट सी बर्ड। ठीक है। चलिए आगे आ जाएं। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत का स्थान क्या है? यूनिकॉर्न स्टार्टअप का आपने नाम सुना होगा, बात करते हैं, लेकिन पहले यहां पर आंसर ले लेते हैं। हुरून जो कि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसने हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया है 2024 का, और इसके अकॉर्डिंग यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है।
पहले हम यूनिकॉर्न समझते हैं कि यूनिकॉर्न क्या है। तो देखिए, ऐसे स्टार्टअप जिनका मार्केट वैल्यू $1 अरब, मतलब 8,300 करोड़ रुपए को अगर पार कर गया है, तो ऐसा स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहलाता है। ठीक है। अब किसी भी देश में ऐसी कितनी कंपनियां हैं, कितने स्टार्टअप है जिनका मार्केट कैप $1 अरब से ज्यादा है, तो वो यूनिकॉर्न हो गया। अब ऐसी कितनी कंपनियां हैं, उसके आधार पर लिस्ट जारी की जाती है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसे कहा जाता है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। 2024 में यह इंडेक्स आया। यूनिकॉर्न के मामले में भारत में पहले जो रिपोर्ट थी, जैसे 2022-23 की जो रिपोर्ट थी, उसमें भारत में 68 यूनिकॉर्न कंपनियां थी। लेकिन अब 2024 में जो रिपोर्ट आई है, इसके आधार पर भारत में यूनिकॉर्न कंपनी एक घट गई है और अब 67 रह गई है। एक कौन सी घट गई, तो आपको पता है, अभी बायजू जो कि एक एडटेक कंपनी है, ये दिवालिया घोषित हुई है, इसकी मार्केट कैप घटी है और अब इसे यूनिकॉर्न की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। बायजू आपने नाम सुना होगा, तो इसे बाहर कर दिया गया। अब 67 यूनिकॉर्न है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार। ठीक है। पहली रैंक पर अमेरिका यूनिकॉर्न के मामले में, जिसके पास 703 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। सेकंड पर चीन 240 यूनिकॉर्न स्टार्टअप और थर्ड पर आ गया इंडिया 67 यूनिकॉर्न स्टार्टअप। भारत का टॉप यूनिकॉर्न देखें तो चाइना का है बाइट डांस, जो कि टिकटॉक की एक पेरेंट कंपनी है। यह सबसे बड़ा स्टार्टअप यूनिकॉर्न। भारत में फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी है ड्रीम11। अभी आईपीएल चल रहे हैं तो आप नाम सुन ही रहोगे। ये यूनिकॉर्न लिस्ट में दुनिया में 83 नंबर पे है और भारत में पहले नंबर पर। ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी जिग शुरू की है? तो न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी जिग की शुरुआत की है जिम्बाब्वे ने। आंसर भी हो जाएगा। यहां पर ZI और G, ZI इंडिकेट करता है जिम्बाब्वे को और G इंडिकेट करता है गोल्ड को। तो जिम्बाब्वे ने अपने यहां पर न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च की, जिसे नाम दिया है जिग। ओके। अब ऐसा क्यों किया? तो देखिए, जिम्बाब्वे में अभी तक जिम्बाब्वे डॉलर चलता था, लेकिन क्योंकि जिम्बाब्वे आर्थिक संकट से गुजर रहा है, तो इसकी जो करेंसी है जिम्बाब्वे डॉलर, उसकी वैल्यू लगातार गिरती जा रही। और इंटरनेशनल डॉलर से या अमेरिकी डॉलर से कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू 3/4 मतलब 75% तक इसकी वैल्यू गिर चुकी है, इसकी मुद्रा की, जिम्बाब्वे डॉलर। इसीलिए आर्थिक संकट से निपटने के लिए अब इसने स्वर्ण समर्थित मुद्रा को लॉन्च किया है, जिसे नाम दिया है जिम्बाब्वे ने जिग। ओके। जिम्बाब्वे की बात करें, इसकी कैपिटल हरारे है। अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अभी तक ऑफिशियल करेंसी जिम्बाब्वे डॉलर थी, अब होगी कौन? जिग। प्रेसिडेंट है एमरसन मंगागुआ, कहां के? जिम्बाब्वे के। ठीक है। अगर मैप पर देखते हैं तो ये अफ्रीका है। दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा जिम्बाब्वे। ठीक है। नेबर कंट्री की बात करें, कैपिटल तो पता चली गई, हरारे है। नेबर कंट्री की बात करें तो ये है मोजाम्बिक। शायद आपको मैप पर क्लियर नाम ना दिखे तो मैं आपको बता देता हूं, मोजाम्बिक। इसके अलावा जाम्बिया उत्तर से टच होता है जिम्बाब्वे से, इधर है बोत्सवाना और दक्षिण में देखने को मिलता है साउथ अफ्रीका, जो कि जिम्बाब्वे की सीमा साझा करते हैं, और पश्चिम में आते हैं तो नामीबिया भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, तो ये है जिम्बाब्वे। ठीक है ना। इसके आसपास के देश हमने बता दिए। एक लैंड लॉक्ड कंट्री है अफ्रीका की। सबसे लास्ट क्वेश्चन, टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में खोजी गई नेप्टिस फिलायरा किस प्रजाति से संबंधित है? तो नेप्टिस फिलायरा जो कि टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में खोजी गई एक प्रजाति है, यह तितली की प्रजाति है। आंसर हो जाएगा आंसर ए। किसकी प्रजाति है? तितली की। अब आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत की किस राज्य में? तो ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। हाल ही में जो नेप्टिस फिलायरा एक जीव की प्रजाति को यहां पर खोजा गया है, जो कि तितली की प्रजाति है, काफी फेमस है। ये जो तितली की प्रजाति है, ये निम्फोलिडे परिवार से संबंधित है।
वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तितली की जो किस्म बोल सकते हैं, तितली की जो वेराइटीज हैं, वो सबसे ज्यादा निम्फोलिडे परिवार में ही देखने को मिलती है। तो नेफ्टिस फिलायरा जो कि तितली की प्रजाति है, अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में खोजी गई तितली की नई प्रजाति। ठीक है ना, यह तितलियों का सबसे बड़ा परिवार है, अभी मैंने आपको बताया निम्फोलिडे परिवार। ठीक है, तितली की 6000 से अधिक प्रजातियां जो दुनिया भर में फैली हुई है वो इसी परिवार के अंतर्गत आती है। और अब नई प्रजाति खोजी गई, कौन? नेप्टिस फिलायरा। किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? तो ये खोजी गई अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है ना, चल आगे बढ़े। तो यहां पर हमने 11 अप्रैल के सभी करंट अफेयर देख लिए। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के रिवीजन की। जो करंट अफेयर हमने लास्ट डे में समझे थे उनको यहां पर रिवाइज करेंगे। चाबहार पोर्ट के बाद भारत के नियंत्रण में संचालित होने वाला दूसरा विदेशी बंदरगाह कौन सा है? तो चाबहार पोर्ट के बाद भारत के नियंत्रण में संचालित होने वाला दूसरा विदेशी बंदरगाह ये है सितवे पोर्ट। कहां पर? म्यांमार। पढ़ा था हमने लास्ट डे। भारत के सुमित नागल मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने। इस टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया जाता है? तो यह आयोजित की जाती है हर साल फ्रांस में। सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को, मतलब राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज को, किस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकार माना? तो यह है आर्टिकल 21। जेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट हाल ही में चर्चा में रहा, किस देश में स्थित है? तो जेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट स्थित है यूक्रेन में। ठीक है, अभी यहां पर ड्रोन अटैक हुआ था तो सुर्खियों में था। ग्रोफर गंगू रामसे का हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह कहां से है? सिनेमा, रामसे ब्रदर्स हॉरर मूवी है ना। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? चाइना में। भारतीय वायुसेना ने अपनी कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वशोरात की क्षमता को बढ़ाने के लिए ईगल एस का अधिग्रहण किस देश से किया? तो यह रशिया से किया गया। निम्नलिखित में से कौन 16वें वित्त आयोग के यहां पर सदस्य नहीं है? तो यह निरंजन राज्याध्यक्ष यहां पर हमारा आंसर था। यह 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं है। चर्चा में रहा सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो यह स्थित है भारत के यूनियन टेरिटरी में, चंडीगढ़ में। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व होम्योपैथी दिवस हर वर्ष 10 अप्रैल को किसकी याद में मनाया जाता है? तो सैमुअल हेनीमैन जो कि होम्योपैथी के जनक है। ओके, अब लास्ट डे के क्वेश्चन ऑफ द डे देखें। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील यह है चिल्का झील, ओडिशा में। विश्व की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले से होता है माही नदी का। कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी। प्लेइंग इट माय वे ऑटोबायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर की। कल के वीडियो में मिड में मैंने आपसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे थे। एक सटीक आंसर अक्षय तिवारी ने दिया। इन्होंने लगभग सारे क्वेश्चन कवर किए, मुझे भी नहीं ध्यान है क्योंकि मैंने बीच में कितने पूछे, लेकिन ऑलमोस्ट इन्होंने सारे कवर किए। देखो 3 तो हो गए, चिल्का झील, माही रिवर और सचिन तेंदुलकर। इसके अलावा मैंने आपसे चेर्नोबिल की घटना पूछी थी यूक्रेन की, वो 1986 में हुई थी, है ना। तब यूक्रेन पार्ट था सोवियत संघ का। यूक्रेन के मैंने आपसे पूछा था कि पूर्व में कौन सा सागर है, तो ब्लैक सी था। ठीक है, इसके अलावा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम मैंने आपसे पूछा था, तो वो 1972 में लाया गया था। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष मैंने आपसे पूछे थे, तो ये थे NK सिंह। तो अक्षय तिवारी ने ऑलमोस्ट सारे आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। ओके, तो यहां पर हमने इनका कमेंट ले लिया है। आज के सेशन में जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के इंटरेस्टिंग करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।